एक जवान, खूबसूरत मगर बेसहारा भिखारन रात के अंधेरे में अकेली पुलिस स्टेशन पहुंची, शिकायत लेकर। एसपी अभिषेक ने जैसे ही उसे देखा, वो पल भर में उसका दीवाना हो गया। फिर उसने कहा, अगर अपनी शिकायत पर फौरन एक्शन चाहती हो तो जो मैं कहूं वो तुम्हें करना होगा। भिखारन ने एक पल भी सोचे बिना हां कह दी, और फिर जो एसपी ने कहा उसने वैसा ही किया। हर बात मानी, हर हद पार की। मगर सवाल ये है, आखिर ऐसी क्या खास बात थी उस भिखारन में? ऐसा क्या जादू था कि एसपी न सिर्फ उसकी हर मदद करने लगा, बल्कि उसे कच्ची बस्ती से निकालकर अपने बंगले में ला बिठाया, महंगी गाड़ियां दी, क्रेडिट कार्ड तक दे दिया, और आखिरकार खुद उससे शादी करने पर मजबूर हो गया। आज की इस चौंका देने वाली कहानी में जानिए वो राज, जिसने एक भिखारन को एसपी की जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा बना दिया। मधुपुर की तंग और तारीक गलियों में, जहां दिन का शोर और रात का सन्नाटा एक दूसरे से टकराते थे, एक औरत अपनी नन्ही सी बेटी को गोद में लिए तेजी से चल रही थी। उसका नाम प्रीति था। उसकी साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी, चेहरा थकन से बोझल, मगर आंखों में एक अजीब सी चमक थी, शायद उम्मीद की या शायद इंतकाम की। उसकी बेटी आंचल भूख से निढाल थी, और प्रीति आज एक अनजान रास्ते पर निकल आई थी जहां बड़े लोग आते जाते थे। उसने सुना था कि शायद कोई उसकी फरियाद सुन ले। सड़क किनारे एक काली जीप आकर रुकी। प्रीति ने हिम्मत जुटाई, आंचल को सीने से और जोर से चिमटाया और कांपते हाथों से जीप की खिड़की पर दस्तक दी। जीप में बैठा शख्स सादा कपड़ों में था, चेहरे पर गहरी संजीदगी और आंखों में थकावट। प्रीति ने उसे कोई आम सा इंसान समझा। उसकी आवाज कांप रही थी, लहजा दर्द और बेबसी से भरा हुआ था। साहब, मेरी बच्ची कई दिन से भूखी है, आप मुझसे जो चाहें ले लीजिए, बस कुछ पैसे दे दीजिए। वो शख्स कोई आम आदमी नहीं, बल्कि मधुपुर का नया एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अभिषेक राजपूत था। वो लम्हा भर को चौंक गया। दिन अभी मुकम्मल ढलना नहीं था, और एक औरत जिसके चेहरे पर मासूमियत के साथ बेबसी साफ नजर आ रही थी, अपने जिस्म का सौदा करने को तैयार खड़ी थी। अभिषेक ने गहरी नजर से प्रीति को देखा। उन आंखों में दर्द भी था और मां की बेबसी भी। उसने नरम लहजे में कहा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। प्रीति का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आंचल को और मजबूती से सीने से लगा लिया। साहब, आप मुझे छुएंगे नहीं ना? कोई गलत काम नहीं कराएंगे ना? प्रीति की आवाज में शक था। अभिषेक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। प्रीति एक लम्हे को रुकी। उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आंचल की भूख और उसकी अपनी बेबसी उसे जीप में बैठने पर मजबूर कर रही थी। वो आंचल को गोद में लिए आहिस्ता से जीप में बैठ गई। जीप मधुपुर की भीड़ से निकलकर एक सादा से बंगले के सामने आकर रुकी। बंगला बाहर से बहुत मामूली नजर आ रहा था, लेकिन साफ सुथरा था। अभिषेक ने दरवाजा खोला और प्रीति को अंदर आने का इशारा किया। घर के अंदर खामोशी थी, न कोई नौकर, न कोई खानदान। अभिषेक ने बताया, मैं अकेला रहता हूं, बीवी की मौत कई साल पहले हो चुकी है, कोई बच्चा भी नहीं है। प्रीति का दिल और ज्यादा घबरा गया। वो सोचने लगी, क्या ये आदमी वाकई उसकी मदद करना चाहता है? अभिषेक ने उसे बैठने का कहा और खुद किचन की तरफ बढ़ गए। थोड़ी देर बाद वो एक गिलास पानी लेकर आए और प्रीति की तरफ बढ़ाया। प्रीति ने पीछे हटते हुए कहा, नहीं साहब, मैं पानी नहीं पीऊंगी। अभिषेक ने उसकी घबराहट समझ ली। बिना कुछ कहे उन्होंने वही गिलास खुद अपने होंठों से लगाकर पूरा पानी पी लिया और नरमी से कहा, देखो, इसमें कुछ नहीं है। प्रीति का दिल थोड़ा हल्का हुआ, मगर वो अब भी चौकन्नी थी। अभिषेक ने कहा, चलो पहले खाना खाओ, फिर बात करेंगे। प्रीति ने झिझकते हुए कहा, नहीं साहब, मुझे खाना नहीं खाना, बस आप पैसे दे दीजिए। अभिषेक के लहजे में थोड़ा सा गुस्सा आया, मगर आवाज में नरमी बाकी थी। अगर पैसे चाहिए तो पहले खाना खाओ,
मैं कोई घटिया इंसान नहीं हूं। प्रीति ने आंचल की तरफ देखा जो भूख से बिलख रही थी। उसने खामोशी से हार मान ली। अभिषेक ने अपने हाथों से थाली में खाना लगाया, रोटियां, दाल और एक सब्जी। साथ ही आंचल के लिए एक गिलास दूध भी लाए। प्रीति ने आंचल को गोद में बिठाकर प्यार से दूध पिलाया और खुद भी झिझकते हुए थोड़ा सा खाना खाने लगी। अभिषेक भी उनके साथ बैठ गए और नरमी से खाने लगे। प्रीति को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई अजनबी शख्स, वो भी पुलिस अफसर, इतनी इज्जत से उसका ख्याल रखेगा। खाने के बाद अभिषेक ने नरमी से पूछा, प्रीति, तुम इस रास्ते पर क्यों आई? आखिर क्या मजबूरी थी? प्रीति की आंखें भर आईं। उसने आहिस्ता से अपनी कहानी सुनानी शुरू की। साहब, मेरा नाम प्रीति है। मेरे शौहर एक ट्रक ड्राइवर थे। 2 साल पहले उनका एक सड़क हादसे में इंतकाल हो गया। उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बच्ची को घर से निकाल दिया। शौहर ने थोड़ी जमीन और कुछ पैसे छोड़े थे, मगर मेरे जेठ और देवर ने सब हड़प लिया। उन्होंने मुझे डरा धमका कर कागजात पर जबरदस्ती अंगूठा लगवा लिया। मेरे पास कोई नहीं था जो मेरा सहारा बनता। मैंने बहुत जगह हाथ पैर मारे, काम ढूंढा, लेकिन कोई मदद को तैयार न हुआ। मेरी बेटी भूख से तड़प रही थी। इसी मजबूरी ने मुझे गलत रास्ते पर ला खड़ा किया। अभिषेक का दिल भर आया। उसने आहिस्ता से प्रीति की तरफ देखा और कहा, तुम ये सब छोड़ दो प्रीति, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अभिषेक ने जेब से कुछ पैसे निकाले और प्रीति के हाथ में थमाते हुए कहा, हर महीने तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पैसे दिया करूंगा, लेकिन यह रास्ता छोड़ देना। और तुम्हारे शौहर की जो जायदाद है वो भी तुम्हें वापस दिलवा कर रहूंगा। प्रीति की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उन आंसुओं में इस बार दर्द के साथ उम्मीद भी शामिल थी। उसने शुक्रगुजारी के एहसास में अभिषेक के पांव छूने की कोशिश की, मगर अभिषेक ने फौरन उसे रोक दिया। नहीं प्रीति, बस तुम अब अपनी बेटी का ख्याल रखो। कल सुबह मेरे साथ अपने गांव चलो, मैं तुम्हारे ससुराल वालों से खुद बात करूंगा। अगली सुबह अभिषेक अपनी जीप लेकर प्रीति और आंचल के साथ चंद्रपुर रवाना हुए। प्रीति अपनी बच्ची को गोद में लिए खामोश बैठी थी। चंद्रपुर में उसका ससुराल एक पुराना और बड़ा सा मकान था। वहां उसके जेठ हरीश और देवर कुशन रहते थे। गांव में इन दोनों का अच्छा खासा दबदबा था। उनके पास पैसा भी था और मकामी सियासतदान वीरेंद्र सिंह राव से करीबी ताल्लुक भी। अभिषेक ने प्रीति के साथ उनके दरवाजे पर जाकर दस्तक दी। दरवाजा हरीश ने खोला। प्रीति को देखते ही तंजिया लहजे में बोला, अरे तो फिर आ गई, अब क्या बचा है जो छीनने आई है? अभिषेक ने सख्त लहजे में कहा, मैं एसपी अभिषेक राजपूत बोल रहा हूं। प्रीति के शौहर की जो जमीन तुमने हड़प ली है वो फौरन वापस करो। हरीश और कुशन ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कुशन ने नखौत से कहा, एसपी साहब, आप चाहे मधुपुर के हों, यहां तो हमारा राज है, हमारे पास कागजात हैं, सब कुछ कानूनी तरीके से हुआ है। आप जो करना चाहते हैं कर लीजिए। अभिषेक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया, मगर वो खुद पर काबू रखते हुए बोला, मैं तुम्हें आखिरी बार खबरदार कर रहा हूं, अगर प्रीति को उसका हक न दिया तो मैं कानून का सहारा लूंगा और तब तुम बच नहीं पाओगे। हरीश हंसते हुए बोला, कानून? साहब, कानून तो हमारे जेब में है। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह राव खड़ा है, जो करना है कर लो। ये सुनकर प्रीति की आंखों में मायूसी छा गई। उसे लगा शायद वाकई उसका हक कभी नहीं मिलेगा। अभिषेक ने उसकी तरफ देखा और नरमी से कहा, प्रीति घबराओ मत, मैं तुम्हें इंसाफ दिलवा कर रहूंगा। वापसी के सफर में जीप में गहरी खामोशी थी। सिर्फ आंचल की हल्की सिसकियां फिजा में लरज रही थी। प्रीति का दिल बोझल था। वो सोच रही थी, क्या वाकई उसे कभी इंसाफ मिल पाएगा? जीप की खामोशी में प्रीति की उदासी छिपी हुई थी। अभिषेक ने उस खामोशी को तोड़ते हुए नरमी से कहा, प्रीति हिम्मत मत हारो, मैंने कहा ना, तुम्हें इंसाफ दिलाकर रहूंगा। प्रीति ने आहिस्ता से सर हिलाया, लेकिन दिल में शक अब भी जिंदा था। उसने अपनी आंखों से देखा था कि हरीश और कुशन कितने ताकतवर हैं और एक अकेला एसपी
वो इन जैसे असर और रसूख वाले लोगों के खिलाफ क्या कर पाएगा? मगर फिर भी अभिषेक की आवाज में जो यकीन, जो आत्मविश्वास था, उसने प्रीति के दिल में उम्मीद की एक नन्ही सी रोशनी पैदा कर दी। मधुपुर पहुंचते ही अभिषेक ने प्रीति और आंचल के लिए अपने बंगले के करीब एक छोटे से किराए के कमरे का इंतजाम कर दिया। उसने प्रीति को कुछ पैसे दिए और कहा, तुम अपनी बेटी का ख्याल रखो, मैं कुछ दिनों में दोबारा आऊंगा, तब तक तुम कहीं मत जाना और इस गुमराह रास्ते की तरफ दोबारा कभी मत देखना। प्रीति ने शुक्रिया भरी नजरों से अभिषेक की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, साहब, आप मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपके लिए एक अजनबी औरत हूं। अभिषेक ने एक गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया, प्रीति, मेरी बीवी की मौत भी एक हादसे में हुई थी। जब मैं उसे मिला, वो भी तुम्हारी तरह अकेली और मजबूर थी। अगर मैंने उस वक्त उसकी मदद न की होती तो शायद आज वो जिंदा न होती। मैंने जो उसके लिए किया वही तुम्हारे लिए कर रहा हूं। प्रीति की आंखें भर आईं। उसने आंचल को सीने से लगाकर खामोशी से अपना छोटा सा दरवाजा खोला और अंदर चली गई। दूसरी तरफ अभिषेक जब अपने दफ्तर पहुंचा तो उसका जहन हरीश और कुशन की बदतमीजी से भरा हुआ था। वो जानता था ये मामला आसान नहीं होगा। इन दोनों भाइयों का वीरेंद्र सिंह राव से गहरा ताल्लुक था और हो सकता है कि पुलिस के कुछ लोग भी उनके साथ मिले हों। अभिषेक ने फौरन अपने काबिले भरोसा इंस्पेक्टर संजय पांडे को बुलाया। संजय एक ज़हीन, निडर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। अभिषेक ने संजीदगी से उसे प्रीति की पूरी कहानी सुनाई। संजय ने पूरी बात गहराई से सुनी और संजीदगी से कहा, साहब, हरीश और कुशन का चंद्रपुर में जबरदस्त दबदबा है। उनके पीछे वीरेंद्र सिंह राव का सीधा हाथ है। अगर हमें प्रीति को उसका हक दिलाना है तो सबसे पहले राव के असर को तोड़ना होगा। अभिषेक ने मेज पर रखा ग्लास उठाया और उसे उंगलियों में घुमाते हुए बोला, संजय, मुझे इन दोनों भाइयों की सारी गंदगी की तफसील चाहिए। ये इतना पैसा कहां से ला रहे हैं? क्या ये कोई गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं? और राव का इनसे क्या लेना देना है? मुझे इनकी हर छोटी बड़ी हरकत की खबर चाहिए। संजय ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, ठीक है साहब, मैं अपने कुछ मुखबिरों से बात करता हूं, लेकिन आपको भी एहतियात बरतनी होगी। अगर राव को जरा सी भी खबर हो गई कि आप उसके आदमियों के पीछे पड़े हैं तो वो आपके खिलाफ कोई चाल भी चल सकता है। अभिषेक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, साजिश वही रचते हैं जो डरते हैं संजय, और मैं डरने वालों में से नहीं। तुम बस अपना काम शुरू करो। उधर प्रीति अपने छोटे से कमरे में आंचल के साथ वक्त गुजार रही थी। कमरा सादा था, मगर उसके लिए ये किसी आशियाने से कम नहीं था। पहली बार उसे लगा कि शायद किस्मत अब उस पर भी मेहरबान होने वाली है। उसने अभिषेक के दिए हुए पैसों से कुछ जरूरी सामान खरीदा। आंचल के लिए नए कपड़े, कुछ बर्तन और थोड़ा सा राशन। पड़ोस में रहने वाली एक दरमियान उम्र की औरत, सावित्री देवी, जो नरम दिल और सीधी सादी थी, पहली बार प्रीति से मिलने आई। जब सावित्री ने प्रीति की कहानी सुनी तो उसका दिल भर आया। उसने नरमी से कहा, बेटी, तूने जो रास्ता छोड़ा वो बहुत अच्छा किया। अब तू अपनी बच्ची के लिए एक नई जिंदगी शुरू कर। अगर तू चाहे तो मैं तुझे थोड़ा बहुत बुनाई का काम दिलवा सकती हूँ। मेरी बहू की एक छोटी सी दुकान है, वहां तुझे काम मिल जाएगा। सावित्री ने नरमी से कहा, मेरी बहू की एक छोटी सी दुकान है, वहां तुझे काम मिल सकता है। यह सुनकर प्रीति के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आंटी, मैं बुनाई जानती हूँ। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो मैं अपनी बेटी को अच्छे से पाल सकती हूँ। सावित्री ने मोहब्बत से उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ठीक है बेटी, कल मैं तुझे अपनी बहू से मिलवाऊंगी। प्रीति ने आंचल को गोद में उठाया। उसकी पेशानी को चूमते हुए दिल ही दिल में अभिषेक का शुक्रिया अदा किया, जिनकी वजह से उसे ये नई जिंदगी की शुरुआत मिली थी। मगर यह छोटी सी खुशी ज्यादा दिन नहीं ठहर पाई। एक रात जब प्रीति दुकान से वापस अपने कमरे की तरफ लौट रही थी, रास्ते में अचानक कुछ नकाब पोश लोग उसके सामने आ खड़े हुए। प्रीति का दिल धड़कने लगा। उसने फौरन आंचल को सीने से जोर से चिमटाया और घबराई हुई आवाज में पूछा,
कौन हो तुम लोग? मुझे जाने दो। उनमें से एक नकाबपोश ने सख्त लहजे में कहा, प्रीति, तू बहुत उछल रही है। अगर अपनी और अपनी बच्ची की जान प्यारी है तो दोबारा उस एसपी के पास मत जाना, वरना तुझे और तेरी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। प्रीति का जिस्म कांपने लगा, दिल धड़कने लगा, मगर उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं कुछ गलत नहीं कर रही, मुझे बस अपनी बेटी के लिए जीना है। नकाबपोश कहकहा लगाते हुए चले गए, मगर उनकी बातों का खौफ प्रीति के दिल में बैठ गया। उस रात वो आंचल को सीने से लगाकर रोती रही। दिल में एक तरफ अभिषेक पर भरोसा था तो दूसरी तरफ ये डर कि कहीं साहब की जान को उसकी वजह से कोई खतरा न हो जाए। अगले दिन सुबह प्रीति ने सावित्री देवी को सारी बात बता दी। सावित्री का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। ये तो हद हो गई बेटी, तू बिल्कुल मत डर, तुझे फौरन साहब को सब कुछ बता देना चाहिए। सावित्री देवी ने प्रीति का हाथ थामते हुए कहा, बेटी, ये लोग तुझे डराकर चुप कराना चाहते हैं। प्रीति ने डरते हुए कहा, आंटी, अगर मैं साहब को बताऊंगी तो वो इन लोगों से भिड़ जाएंगे और वो लोग बहुत ताकतवर हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से साहब की जान को खतरा हो। सावित्री ने प्रीति की आंखों में देखते हुए नरमी से मगर मजबूत लहजे में कहा, बेटी, तू अकेली नहीं है, हम सब तेरे साथ हैं और साहब अगर तेरी मदद कर रहे हैं तो वो कमजोर या डरने वाले इंसान नहीं है। अब तू चुप मत रह, सच को छुपाना भी गुनाह है। सावित्री की बातों ने प्रीति के दिल को हिम्मत दी। उसने फैसला कर लिया कि अब और खामोश रहना ठीक नहीं। वो सच्चाई को अभिषेक के सामने रखेगी। उस शाम जब आंचल सो चुकी थी, प्रीति ने हिम्मत जुटाकर अभिषेक के बंगले की तरफ कदम बढ़ा दिए। अभिषेक उस वक्त अपने कमरे में कुछ फाइलें देख रहे थे। प्रीति को देखकर उन्होंने नरमी से मुस्कुराकर कहा, आओ प्रीति, बैठो, आंचल कैसी है? प्रीति ने थोड़ा झिझकते हुए मगर हिम्मत के साथ सारा वाकया कह सुनाया। नकाब पोशों की धमकी, उनका रवैया और उसका दिल में बैठा डर। अभिषेक का चेहरा संजीदा हो गया। आंखों में गुस्से की चमक थी, लेकिन आवाज में अब भी सुकून था। प्रीति, तुमने मुझे ये बात बताकर बिल्कुल सही किया। अब तुम फिक्र मत करो, मैं इन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। प्रीति ने कांपती आवाज में कहा, साहब, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई नुकसान हो। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अभिषेक ने गहरी सांस लेते हुए नरमी से जवाब दिया, प्रीति, मैं अपनी जिंदगी में इससे भी ज्यादा खतरनाक लोगों से टकरा चुका हूं। ये मेरी ड्यूटी है कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाऊं। तुम बस अपनी और आंचल की हिफाजत का ख्याल रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर अभिषेक ने फौरन इंस्पेक्टर संजय को फोन मिलाया। संजय, प्रीति को दोबारा धमकी मिली है, मुझे पूरा यकीन है। अभिषेक ने फोन पर संजय से कहा, मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे हरीश और कुशन हैं। अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, हमें इनके पूरे नेटवर्क की जड़ पकड़नी होगी। संजय ने इत्तला दी, साहब, हमारे मुखबिरों ने पक्की खबर दी है। हरीश और कुशन गैर कानूनी शराब का कारोबार करते हैं और इसमें वीरेंद्र सिंह राव भी बराबर का हिस्सेदार है। अगर हम इनके किसी बड़े अड्डे पर छापा मारें तो राव भी इसमें फंस जाएगा। अभिषेक ने फौरन कहा, ठीक है, अब हमें एक बड़ा दांव खेलना होगा। तुम अपने मुखबिरों से कहो कि इनके सारे अड्डों की मुकम्मल जानकारी निकालें और हाँ, प्रीति और आंचल को एक खराश भी नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ वीरेंद्र सिंह राव को भी खबर मिल चुकी थी। उसका खास आदमी मनोज प्रीति को दी गई धमकी के बारे में उसे बताने फार्म हाउस पहुंचा था। राव उस वक्त अपने आरामदेह फार्म हाउस के सोफे पर बैठा हुआ था, हाथ में सिगार, चेहरे पर सख्ती और आंखों में चिंगारियां। सामने हरीश और कुशन भी मौजूद थे। राव ने गुस्से से सिगार जमीन पर फेंका और करख्त लहजे में बोला, यह अभिषेक खुद को क्या समझता है? उसे लगता है वो मेरे धंधे को बर्बाद कर देगा। मैं उसका तबादला ऐसे इलाके में करवा दूंगा जहां से वो वापस ना आ सके, और अगर तब भी ना माना तो उसकी जिंदगी ही खत्म कर दूंगा। हरीश ने झुककर कहा, साहब, हमने प्रीति को डरा तो दिया है,
लेकिन वो फिर भी उस अभिषेक के पास जा पहुंची। अगर ज्यादा उड़ान भरी तो हमें उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। राव ने ठंडी मुस्कुराहट के साथ आंखें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं, अगर प्रीति को कुछ हुआ तो अभिषेक और ज्यादा हमारी दम पर आ जाएगा। पहले हमें अभिषेक को ही कमजोर करना है। वो लम्हा भर रुका, फिर सिगरेट की राख झाड़ते हुए बोला, मैं अपने पुराने दोस्त डीएसपी प्रकाश साहनी से बात करूंगा। वो अभिषेक का ट्रांसफर किसी दूर दराज इलाके में करवा देगा। तब तक तुम दोनों अपने धंधे पर ध्यान रखो और प्रीति पर नजर। उधर अभिषेक ने भी एक चाल चली। उसने फौरन अपने पुराने दोस्त वकील अनुपम शर्मा को फोन किया। अनुपम एक तेज जहन और बेहद ईमानदार वकील था, जिसे अदालत में जीत का हुनर आता था। अभिषेक ने सारी बात सुनाते हुए कहा, अनुपम, मुझे प्रीति के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी है, लेकिन मसला यह है कि इसके पीछे वीरेंद्र सिंह राव जैसे ताकतवर लोग हैं। मुझे तेरी मदद चाहिए। अनुपम ने हंसते हुए कहा, यार अभिषेक, जब भी तू किसी मगरमच्छा से भिड़ता है तो फौरन मुझे याद करता है। खैर, केस की फाइल मैं तैयार करूंगा, बस तू सारे सबूत मुझे दे देना। अभिषेक ने संजय और दूसरे जराये से इकट्ठा किए गए सारे सबूत अनुपम को भेज दिए, लेकिन अभिषेक की चालें यही नहीं रुकी। उसने फौरन एक निडर पत्रकार सुनील वर्मा को कॉल किया। सुनील, मुझे चाहिए कि तू हरीश, कुशन और राव के गैर कानूनी धंधों की खबर अखबार में छाप दे, मगर एक शर्त है, मेरा नाम कहीं ना आए। सुनील ने कहका लगाया, तू हमेशा मुझे आग में फेंकता है अभिषेक, लेकिन ठीक है, सबूत दे। मैं कल के अखबार में ऐसा धमाका करूंगा कि शहर गूंज उठेगा। अगले दिन शहर के सबसे बड़े अखबार के पहले सफ़े पर बड़ी सुर्खी थी, शराब माफिया और जमीन का काला कारोबार, चंद्रपुर के दबंगों का वीरेंद्र सिंह राव से गठजोड़। खबर में न सिर्फ हरीश और कुशन के सारे गैर कानूनी कारोबार की तफसील थी, बल्कि राव के नाम का भी साफ खुलासा था। इस खबर ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। फोन पर फोन बजने लगे। राव के हामी और बदमाश सब घबराकर पूछने लगे, अब क्या करना है साहब? राव ने गुस्से से मनोज को बुलाया और दहाड़ा, यह खबर किसने छपवाई? मुझे इस अभिषेक का सर चाहिए। लेकिन उधर उसी रात जब प्रीति अपनी दुकान से वापस आ रही थी, दो नकाबपोश एक बार फिर उसके रास्ते में आ खड़े हुए। इस बार उनकी आवाज ज्यादा दरुस्त और इरादे पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थे। उनमें से एक ने कड़कती आवाज में कहा, प्रीति, तूने बहुत बड़ी गलती की है। कागजात एसपी के हवाले कर दिए ना, अब तू भी नहीं बचेगी और तेरी बेटी भी नहीं। प्रीति का दिल खौफ से दहल गया। उसने आंचल को सीने से लगाया और लरजती आवाज में कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे जाने दो, खुदा का वास्ता। लेकिन उससे पहले कि नकाबपोश कुछ और बोलते, पास की गली से एक जोरदार आवाज गूंजी, रोक जाओ। ये इंस्पेक्टर संजय था। अभिषेक ने उससे कहा था कि वो खुफिया तौर पर प्रीति की हिफाजत करे। संजय ने फौरन अपनी पिस्टल निकाली और उन नकाबपोशों की तरफ तान दी। दोनों भागने लगे, मगर संजय ने फौरती से एक को दबोच लिया। उसने प्रीति को तसल्ली दी, घबराओ मत, मैं तुम्हें सही सलामत घर छोड़ दूंगा। रास्ते में संजय ने नकाबपोश से तफ्तीश शुरू की और जल्द ही पता चल गया कि उसे हरीश ने ही प्रीति को डराने के लिए भेजा था।